आज हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है और ये किस तरह से इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। रेस्पिरेशन सभी जीव जंतुओं का एक जैविक गुण है जिसके अंतर्गत जंतु वातावरण में जो मुक्त ऑक्सीजन होती है उसको ग्रहण करते हैं और कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन कर उनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यह जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो शारीरिक गतिविधियों के संचालन में काम आती है। कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। अतः श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन और अवायवीय श्वसन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में वातावरण की जो ऑक्सीजन होती है उसकी आवश्यकता होती है और ज़्यादातर प्राणियों में इसी तरह का श्वसन पाया जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और ग्लूकोज के अणु जो होते हैं उनको विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त होती है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और इस तरह का श्वसन उन प्राणियों में होता है जिनको वातावरण की मुक्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो ज़्यादातर यह श्वसन जो है वह अंतःपरजीवी प्राणियों में होता है, जैसे लीवर फ्लूक है, टीनिया सोलियम है, एस्केरिस है। इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। अब हम डिटेल में एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा कि पहले ही बताया गया है ज़्यादातर प्राणियों में पाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन जो है वो वातावरण से प्राप्त होती है, जल से प्राप्त होती है। तो इस तरह से यह दो तरह का होता है, एक्वेटिक और एरियल रेस्पिरेशन। कुछ जंतु जो होते हैं वो पानी में रहते हैं तो वो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल या स्थलचर प्राणी होते हैं जो ऑक्सीजन वायु से प्राप्त करते हैं। उच्च श्रेणी के जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सिर्फ वायु द्वारा ही श्वसन करते हैं, चाहे वो पानी में रहें या स्थल पर रहें। ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए हायर एनिमल्स जो हैं वो बार जल में से बाहर आके ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो एक्वेटिक और एरियल रेस्पिरेशन पाया जाता है। एक्वेटिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो प्राणी होते हैं वो जल में रहते हैं, तो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसकी सांद्रता जो बॉडी में ऑक्सीजन होती है उससे अधिक होती है। तो विसरण की विधि के द्वारा यह ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। इनमें इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग तरह के होते हैं जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे इवोल्यूशन के द्वारा प्राणियों का विकास होता गया वैसे वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम सरल से जटिलता की ओर बढ़ता गया। एरियल रेस्पिरेशन। एरियल रेस्पिरेशन में जंतु जो है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसके लिए जो सरफेस होती है या जो सतह होती है वो श्वसन का कार्य करती है। तो जब एनिमल्स जो एरियल रेस्पिरेशन करते हैं उनकी जो चाहे जल हो या वायु हो उसके संपर्क में जो सतह आती है वो स्वच्छ होनी चाहिए जिससे कि ऑक्सीजन उनको उपलब्ध हो सके। उस सतह का नम होना जरूरी होता है, उसका उचित तापक्रम होना जरूरी होता है और सतह में ऑक्सीजन वहन करने के लिए भी साधन उपलब्ध होते हैं। श्वसन की संपूर्ण क्रिया को दो भागों में व्यक्त किया गया है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन और इंटरनल रेस्पिरेशन और आंतरिक श्वसन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो बाहर के वातावरण में ऑक्सीजन होती है उसको
प्राणी ग्रहण करता है और शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है। भोजन के ऑक्सीडेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। इंटरनल रेस्पिरेशन में जो टिश्यूज होते हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है और ऑक्सीजन से भोजन का ऑक्सीडेशन होता है जिससे कि ऊर्जा प्राप्त होती है। आंतरिक श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन की क्रिया जो है सभी प्राणियों में एक समान होती है। तो वातावरण से ऑक्सीजन प्राप्त करके शरीर के विभिन्न अंगों ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में जो अंग काम में आते हैं वो सारे अंग मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्वेटिक रेस्पिरेशन। शुरू में जैसा कि बताया गया है एक्वेटिक और एरियल रेस्पिरेशन होता है। तो फर्स्ट है एक्वेटिक रेस्पिरेशन या प्राणियों में जलीय श्वसन। वे प्राणी जो जल में निवास करते हैं वो श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं। तो इस तरह से उनमें एक्वेटिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। फर्स्ट है एक्वेटिक रेस्पिरेशन इन यूग्लिना। जैसा कि हमें मालूम है यूग्लिना एक यूनिसेल्युलर एनिमल है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इस एनिमल में श्वसन के लिए कोई भी स्पेशल संरचनाएं नहीं होती है। यह अपनी आवश्यकता के अनुरूप जल में घुली हुई ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो वायु की तुलना में काफ़ी कम होती है। तो जो वायुमंडल है उसमें जो ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है जबकि पानी में ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है। फिर भी जो एनिमल है उसकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो पानी के में जो ऑक्सीजन का लेवल है उससे कम होता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन के लेवल में डिफरेंस होने की वजह से यूग्लिना विसरण के विधि के द्वारा, विसरण वह प्रोसेस होता है जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। तो विसरण की विधि के द्वारा यह ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। यूग्लिना की जैसा कि हमें उसका डायग्राम में पहले शुरू में हमने देखा था कि बाहर की तरफ उसमें प्लाज्मा लेमा होती है और उसके बाहर की ओर पेलिकल पाई जाती है। पेलिकल से ऑक्सीजन विसरित होकर साइटोप्लाज्म में आती है और यहाँ से यह कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को उत्पन्न करती है। जो ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलती है वो एटीपी के रूप में इसमें स्टोर रहती है। इस पूरे प्रोसीजर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगी तो वो बॉडी के लिए हानिकारक होगी। तो इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो जल में विसरित कर दी जाती है, क्योंकि बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन जल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है। तो विसरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पेलिकल के थ्रू बाहर की ओर निकाल दी जाती है। इस तरह से इस एनिमल में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है एक्वेटिक रेस्पिरेशन इन नीरीज। नीरीज जैसा कि हम जानते हैं एनिलिडा का सदस्य है और यह मैराइन वाटर या समुद्री जल में पाया जाता है। समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो स्वच्छ जल से भी कम होती है। वायुमंडल से स्वच्छ जल में कम होती है और स्वच्छ जल से भी समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा और कम होती है। नीरीज जैसा कि पता है हमें एक बहुकोशिकीय जंतु है। इसमें रेस्पिरेशन के लिए कोई भी विशेष अंग या संरचनाएं नहीं पाई जाती। नीरीज में
श्वसन शरीर की सामान्य सतह जो बॉडी वॉल होती है उसके द्वारा तथा पैरापोडिया जो इसके पार्श्व पाद होते हैं जिसमें ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा रहता है उनके द्वारा होता है। इसकी जो त्वचा होती है वो और पैरापोडिया ये जो दोनों मिलकर के इसमें श्वसन में हेल्प करते हैं। नीरिस का जो ब्लड होता है उसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो इरिथ्रोक्रोरिन होता है। तो इरिथ्रोक्रोरिन जो श्वसन वर्णक है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और इसके टिश्यूज तक ऑक्सीजन को ले जाता है। जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो जैसा कि युगलिना में विसरण की विधि के द्वारा होता है इसमें भी उसी तरह से होता है, किंतु विसरण की विधि से होने पर जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने के लिए इरिथ्रोक्रोरिन इसमें हेल्प करती है। बाहर के जल में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है और ऑक्सीजन रक्त में विसरित कर दी जाती है। इरिथ्रोक्रोरिन ऑक्सीजन को वहन करता है और शरीर के दूर दूर के जो ऑर्गन हैं उन तक ऑक्सीजन को मुक्त करता है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है और इस तरह से ऑक्सीजन का वितरण होता है। वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होता है उसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसकी नीरिस की स्किन और पैरापोडिया में जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनके थ्रू समुद्री पानी में विसरित कर दी जाती है और इस तरह से इसमें श्वसन की क्रियाविधि संपन्न होती है। नेक्स्ट है एक्वेटिक रेस्पिरेशन इन हीरोडिनेरिया या लीच। लीच में किस तरह से श्वसन होता है। नीरिस समुद्री जल में पाया जाता है जबकि लीच स्वच्छ जल में पाई जाती है। दोनों ही एनिलिडा के एनिमल हैं। किसी भी तरह के इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोई विशेष प्रकार के नहीं पाए जाते। तो लीच में भी श्वसन जो है वो शरीर की सामान्य सतह के द्वारा ही होता है। इसमें लीच की जो त्वचा है वो इसकी सुरक्षा या प्रोटेक्शन में भी इसका हेल्प करती है। लीच की त्वचा में हीमोसिलोमिक कैपिलरीज का जाल बिछा होता है। इन हीमोसिलोमिक कैपिलरीज में हीमोसिलोमिक लिक्विड में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है। नीरिस में इरिथ्रोक्रोरिन था, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणु को कैरी करता है। इनमें गैसों का आदान प्रदान होता है और हीमोसिलोमिक फ्लूइड के बीच में विसरण विधि के द्वारा होता है। जल में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है तो जल से ऑक्सीजन विसरित होकर हीमोसिलोमिक द्रव में आ जाती है। यहाँ से यह हीमोग्लोबिन द्वारा शरीर के विभिन्न टिश्यूज तक ले जाई जाती है। जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता होती है वहाँ इसका वितरण कर दिया जाता है। यह ऑक्सीजन कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न करती है। कार्बन डाइऑक्साइड वापस हीमोसिलोमिक फ्लूइड के द्वारा त्वचा में लाई जाती है और वहाँ से विसरण के विधि द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरह से इसकी त्वचा जो है जिसके नीचे हीमोसिलोमिक फ्लूइड होता है वो श्वसन में हेल्प करती है। त्वचा की एपिडर्मिस जो होती है वो सेमी परमिएबल झिल्ली की तरह कार्य करती है और एपिडर्मिस में जो म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है वो म्यूकस का सिक्रीशन करती है जिससे कि इसकी त्वचा हमेशा गीली रहती है। तो इस तरह से लीच में गैसों का एक्सचेंज इसके हीमोसिलोमिक फ्लूइड के द्वारा होता है। नेक्स्ट है एक्वेटिक रेस्पिरेशन इन स्टारफिश कि स्टारफिश में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। जैसा कि हम जानते हैं स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है और यह समुद्री जल में पाया जाता है। इसमें रेस्पिरेशन के लिए विशेष तरह की संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें डर्मल ब्रैंकी या पेपुली कहते हैं।
जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था वाटर वैस्कुलर सिस्टम वाले में कि स्टार फिश में 2 सतह होती है, मुख्य सतह और अपमुख्य सतह। तो जो अपमुख्य सतह होती है उसमें डर्मल ब्रैंकी या पेपुली पाई जाती हैं। इनके अलावा इसमें जो ट्यूब फिट होती हैं वो भी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, जबकि ट्यूब फिट का मेन फंक्शन लोकोमोशन में होता है। ट्यूब फिट जो है वो ओरल सरफेस पर बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं। जो एबोरल सरफेस पर इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो डर्मल ब्रैंकी या पेपुली होते हैं। पेपुली जो है वो बॉडी वॉल की एक सरल, खोखली और संकुचनशील एक्स्ट्रा ग्रोथ स्ट्रक्चर होती है। इसके बाहर और भीतर की ओर सीलिया पाए जाते हैं, मतलब इसकी जो लेयर होती है उसमें सीलिया प्रेजेंट होती है और ये सिलोम के डेरिवेटिव होते हैं। इनकी गुहा में जो होती है वो सिलोम से जुड़ी हुई रहती है। स्टारफिश में श्वसन इन पेपुली की सतह से जल और सिलोमिक फ्लूइड के बीच में विसरण की विधि द्वारा होता है। पेपुला की बाहरी सतह पर जो सीलिया होते हैं वो जल को निरंतर हटाते रहते हैं, मतलब सीलिया के मूवमेंट से वो पानी में एक इधर से उधर करते रहते हैं, जिससे कि एक जलधारा कंटिन्यूअस बनती है। यह जो जलधारा है यह जल को फ्रेश करने का काम करती है और जल में घुली हुई ऑक्सीजन विसरण विधि द्वारा सिलोमिक फ्लूइड में विसरित हो जाती है। पेपुली के अंदर की ओर के सीलिया जो हैं वो सिलोमिक फ्लूइड को हटाते रहते हैं और यह फ्लूइड ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों में डिस्ट्रीब्यूट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्र करके यह श्वसन सतह तक लाते हैं, जहाँ से यह पुनः जल में विसरित कर दी जाती है। तो इस तरह से इन पेपुली के द्वारा इसमें रेस्पिरेशन की क्रिया होती रहती है। ट्यूब फिट जो होते हैं वो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं या गमन के अंग होते हैं, किंतु उनकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है, जिसकी वजह से विसरण की विधि द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है और वो भी श्वसन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से इनवर्टिब्रेट्स में ये जो कुछ एनिमल्स हैं जिसमें कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेल डेवलप नहीं होते, तो बॉडी या सतह से विसरण विधि के द्वारा इनमें रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। नेक्स्ट हम प्रॉन में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ें।